नई नवेली बहू वर्षा को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर चमक नजर नहीं आती थी। शायद किसी बात से नाराज है। हर पल यही प्रतीत होता था। सास सुलेखा जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार वर्षा टाल देती थी। सुलेखा जी भी यही सोचती रहती कि क्या पता, अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही है और चुप चुप रहती है। एक दिन अचानक बिन बताए वर्षा को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस वजह से सुलेखा जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद सुलेखा जी ने अपने बेटे संदीप से कहा, बेटा क्या बात है? बहू चुप चुप रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराजगी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, संदीप ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख। क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है माँ, जब आएगी तब बात करके देख लूंगा, कहकर संदीप अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब संदीप घर आया तो देखा सुलेखा जी उदास बैठी हैं। उन्हें यूं उदास देखकर संदीप ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? संदीप के सवाल पर सुलेखा जी ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले और मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? संदीप ने सुलेखा जी के पास बैठते हुए कहा, बेटा मैं तो अकेली हूँ, तेरे पापा हैं नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी? इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी वर्षा है नहीं, वह क्या सोचेगी और लोग वर्षा के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे कि आते ही सास को उनके कमरे से निकाल दिया। संदीप हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सुलेखा जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन संदीप के पीछे पड़कर उन्होंने कमरे शिफ्ट करवा ही दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो सुलेखा जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वह भी यही कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर संदीप बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम में आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, नए सोफे हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर संदीप एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा क्या माँ? अचानक से संदीप के सवाल को सुनकर सुलेखा जी हड़बड़ा गई, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे वर्षा और संदीप के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन संदीप जब घर आया तो वर्षा आ चुकी थी। संदीप को बड़ी हैरानी हुई क्योंकि वर्षा का कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अक्सर संदीप नोटिस करता था कि वर्षा और सुलेखा जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद वर्षा दोबारा मायके गई। उस दिन भी संदीप शाम को लौटा तो सुलेखा जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। संदीप ने फिर इसका कारण पूछा तो सुलेखा जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही सुलेखा जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वह किसी ने नहीं कहा, पर क्या मुझे दिखता नहीं है? तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होगे, बस तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि संदीप कुछ पूछता, सुलेखा जी ऐसा कहकर रसोई में संदीप के लिए चाय बनाने चली गई। अब संदीप के मन में भी हलचल सी होने लगी थी, आखिर कुछ तो है, जब भी वर्षा मायके जाती है तभी माँ ऐसा क्यों करती है, पहले कमरा और अब पूजा घर। जब वर्षा घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच तनाव लगता है, कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही है। वहीं सोफे पर सुलेखा जी का फोन पड़ा हुआ था।
संदीप ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को वर्षा की मम्मी का फोन आया हुआ था। संदीप को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा सुलेखा जी से पूछा, पर वो टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण संदीप को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन संदीप जब घर लौटा तो वाकई वह हैरान रह गया कि वर्षा मायके से आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती थी तो आखिर संदीप पूछे किससे। वर्षा से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ जी की इच्छा कि वह क्या करना चाहती हैं, मैं क्या कहूँ। इसके आगे संदीप भी कुछ ना कह सका। पर उसे शक तो हो गया था। उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद वर्षा वापस मायके गई। इस बार सुलेखा जी ने वर्षा के दहेज में आया हुआ टीवी वर्षा के कमरे में लगाने को कहा। इस बार संदीप बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी वर्षा मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो, इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताती क्यों नहीं हो आप? संदीप को इस तरह चिल्लाते देखकर सुलेखा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोते हुए बोली, बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। सुलेखा जी की बात सुनकर संदीप हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से सुलेखा जी से बोला, माँ सच सच बताओ क्या बात है? रोते रोते सुलेखा जी ने जो बात कही सुनकर संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे सुनकर वह हैरान रह गया। फिर संदीप ने कहा, माँ आखिर पूरी बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? संदीप को इस तरह बोलता देखकर सुलेखा जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले तो वादा कर, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेले कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम में भी मत छोड़ना। बेटा मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो? जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ? यह घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब सुलेखा जी को संदीप की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर सुलेखा जी ने बोलना शुरू किया, याद है तुम्हारी शादी के बाद जब वर्षा का भाई उससे अचानक लेने आया था और वह मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद वर्षा की माँ का फोन आया था। तब मुझे पता चला कि वर्षा ने ही अपने भाई को फोन करके बुलाया था। समदन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपनी जिम्मेदारी को खत्म कर दिया। आपकी तो उम्र हो गई है, आप सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? कम से कम बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में यह सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता? इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। लेकिन जब वर्षा दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। वर्षा वहां पहुंची कि थोड़ी देर में ही उसकी माँ का फोन आ गया और कहने लगी कि वर्षा को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा लिहाज करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समदन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी हैं और मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है।
इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते सुलेखा जी जोर जोर से रोने लगी। संदीप खूब देर तक माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वह चुप नहीं हुई तो संदीप उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भर कर ले आया और सुलेखा जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर सुलेखा जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में यह सोच कर दी थी कि मेरी बेटी दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ आए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती है? अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या वर्षा मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए बीत गई। कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूंगी, पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते सुलेखा जी के हाथ कांपने लगे थे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। यह देखकर संदीप को अपनी माँ पर तरस और वर्षा और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए संदीप सुलेखा जी को हिम्मत देते हुए बोला, क्या माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बता देनी चाहिए थी। बेवजह परेशान होती रही। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। सुलेखा जी ने अपनी तरफ से सफाई दी, ज्यादा नहीं बोलती तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं, पर कोई बात नहीं, देर से ही सही आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना, मैं अब इसका निर्णय तो बहुत जल्दी ही करूँगा। संदीप की बात सुनकर सुलेखा जी घबराती हुई बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दोनों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानती है। उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। एक मौका और दे रहा हूँ, नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए। दूसरे दिन जब सुलेखा जी उठी तो देखा संदीप जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुलेखा जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। सुलेखा जी ने ही जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। सुलेखा जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें संदीप भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए जो हम हमारा काम शुरू कर दें। इतने में खुद संदीप बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में सुलेखा जी बोली, संदीप कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है, मुझे बताएगा? आखिर चल क्या रहा है?
बस मेरा साथ दो माँ, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई टेढ़े तरीके से। जिस तरह की हरकतें ये लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ ही गया है कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब टेढ़े तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी सुलेखा जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ बस 1 मिनट, मैं अभी आया। लड़कों को कुछ समझाकर वह आ गया और आकर सुलेखा जी से बोला, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर संदीप ने अपनी योजना माँ को बताई। सुलेखा जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? हाँ माँ, विश्वास रखो। और अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद संदीप अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाजा खोला। घर के सब लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे अचानक घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। वर्षा की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वही वर्षा और उसकी माँ उसे देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, संदीप बेटा, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? पापा जी, हाँ सब खैरियत है। बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो, संदीप जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगाओ। संदीप ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं यह सामान यहाँ रखवाने आया था। संदीप की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर वर्षा की माँ ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर संदीप मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो वर्षा के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही वर्षा कभी अपनी माँ को तो कभी संदीप को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग भी वहां खड़े होकर बातें करते हैं। यह देखकर वर्षा की मम्मी बोली, दामाद जी, ये क्या हरकत है? आप भला ये सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ यह सामान लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। वर्षा के पापा भी बोले, दामाद जी, ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संदीप हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से यह दहेज घर आया है, मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में वर्षा की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? संदीप मुस्कुरा करके बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। संदीप की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नजर भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे बहुओं के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि संदीप को सब कुछ पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में वर्षा भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। यह भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठ कर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर संदीप बोला, अच्छा बैठ कर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता नहीं था क्योंकि तुमने कभी हमसे बात की ही नहीं। जब भी कोई समस्या होती तो तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी। यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल नहीं आया। अब वर्षा से भी कुछ कहते ना बना।
पर घर में अब सबको वर्षा और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था। उसका घर ना टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर संदीप से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हो गया और आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सा मान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर संदीप ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज की ट्रक को वापस संदीप के घर भिजवा दिया और खुद वर्षा और अपनी पत्नी को लेकर संदीप के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका उनको आश्वासन दिया। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।